नमस्कार बच्चों, हिंदी विद पुष्पा में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है समास। तो आज जो समास हम लोग पढ़ेंगे वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसके लिए मैंने 2 या 3 पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपको समास में महारत हासिल करनी होगी तो आपको सारे वीडियो जरूर देखने होंगे। महारत हासिल करनी है तो वीडियो जरूर कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आज का वीडियो पहला है, स्टार्ट करते हैं, चलिए। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। ठीक है बच्चों। तो समास का जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 3-4 शब्द जो आएंगे उसके अर्थ हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो अनेक शब्दों को छोटा करने का समास का जो डेफिनेशन क्या होगा, अनेक शब्दों को छोटा करने की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, समास कहते हैं। तो और समास की प्रक्रिया द्वारा जो नए शब्द बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समस्त पद। समास की प्रक्रिया के द्वारा जो नए शब्द बनता है, जैसे हमने एक शब्द लिया रसोई, रसोई घर। ठीक है, रसोई घर। तो अभी रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, इसका हम विग्रह ऐसे करेंगे, रसोई के लिए घर। ठीक है बच्चों। तो ये जो रसोई घर है वो क्या हो जाएगा, आपका आपका समस्त पद। रसोई घर को हम क्या कहेंगे, समस्त पद। और इस ये जो समास की प्रक्रिया, इसको क्या कहेंगे हम, समास विग्रह। ठीक है बच्चों। इसको हम थोड़ा डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता के जाना चाहती हूँ यहाँ से। तो इसको हम क्या, इस रसोई घर को हम क्या कहेंगे, समस्त पद। और रसोई के लिए घर को हम क्या कहेंगे, समास विग्रह। और जो समस्त पद को दो, समस्त पद में 2 पद होते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिए, समस्त पद में 2 पद होते हैं। जैसे एक रसोई और एक घर, 2 पद हो गए। ठीक है। तो अब रसोई को हम क्या कहते हैं, रसोई को क्या कहेंगे, प्रथम पद भी बोल सकते हैं, प्रथम पद। दूसरे वर्ड में हम पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद भी कह सकते हैं। और तीसरा पहला पद भी बोल सकते हैं। ये तीनों मैंने इसलिए लिखा कि आप अगर टेक्स्ट बुक में अगर पढ़ने जाएंगे या फिर आपके क्लास टीचर पढ़ाएंगे, जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ाएंगे, तो कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको, अगर तीनों में से कोई भी शब्द का इस्तेमाल करे तो आप समझ लीजिए तीनों का अर्थ क्या होता है, एक ही होता है। तो रसोई घर, तो रसोई क्या हो गया, प्रथम पद बोल सकते हैं, पूर्व पद बोल सकते हैं, पहला पद बोलते हैं। और ये दूसरा पद है, उसको हम क्या क्या कहते हैं, गौड़ पद कहते हैं। क्या कहते हैं, गौड़ पद कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। आपको समझने के लिए बता रही हूँ, गौड़ पद या तो दूसरा पद बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। तो समास में को समझने के लिए हमें 3-4 वर्ड होना चाहिए, जिसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। एक समस्त पद क्या होता है, जो समास की प्रक्रिया से बने नए शब्द को हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। और समास के जो अब शब्दों को, समस्त पद के शब्दों के अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। और समास के अंदर 2 पद होते हैं, समास के अंदर 2 पद होते हैं। पूरा जो समास के टाइप से जो पढ़ेंगे हम लोग, उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो खाली पूर्व पद, प्रथम पद, पहला पद, गौड़ पद, ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसका अर्थ पूरा क्लियर होना चाहिए, तो ही हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों। अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ, मतलब इसके शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, शब्द का अर्थ जो होता है उसका छोटा रूप करना। जैसे हमने रसोई घर बोला, विद्या के लिए आलय बोला, पुस्तक के लिए आलय बोला, तो 3-4 शब्द, 2 से अधिक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो 2 से जब अधिक शब्द आए और उन शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाना हो गया, आपका समास हो गया। ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर जो नया शब्द और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले ही ऊपर क्लियर कर दिया था। ठीक है बच्चों। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास रचना में 2 पद होते हैं, क्लियर, समझ में आ गया। समास रचना में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को क्या कहा जाता है, उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है, राइट बच्चों, इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि समास के नियमों से निर्मित शब्द को, जो समास के जो नियम है
उससे निर्मित शब्द शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, समासिक शब्द कहते हैं। और इसे समासिक शब्द भी कहते हैं और इसे समस्त पद भी कहते हैं। मैंने ऊपर एक ही बताया था, समस्त पद बताया था, लेकिन इसे समासिक शब्द भी कहते हैं और समस्त पद भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। ठीक है, समास की प्रक्रिया जब हम करते हैं और समस्त पद बनाते हैं, तो जो बीच में हम जो शब्दों का इस्तेमाल किए रहते हैं, जैसे कि जैसे रसोई के लिए घर बताया हमने, तो के लिए शब्द जो है वो हट जाएंगे, सीधा रसोई घर हो जाएगा। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो क्या हो जाएगा, आपका का शब्द लुप्त हो जाएगा या हटा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट, समास विग्रह किसे कहते हैं। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। अभी मैंने आपको क्लियर किया था, जब ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था तभी बताया था कि समासिक शब्दों को दूसरा नाम क्या है बच्चों, अभी अभी बताया मैंने, समासिक शब्द का समस्त पद। समस्त पद में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। कौन कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अभी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, बीच के संबंध मतलब जो हम हटा देते हैं, जो समास की प्रक्रिया के द्वारा नए शब्द बना देते हैं, तो बीच वाले जो शब्द है वो हट जाते हैं, तो उनको जब हम लिख देते हैं, उन शब्दों को हम बीच में लिख देते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो समस्त पदों के अलग अलग पदों में लिख देना ही क्या हो जाएगा, आपका समास विग्रह हो जाएगा। और विग्रह के बाद समासिक शब्द गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। तो बच्चों मैंने बहुत छोटे रूप में भी मैंने इसे बता दिया है आप लोगों को। अब देखिए बच्चों, समास के जो कितने हैं, समास के पूरे 6 भेद होते हैं। ठीक है, पूरे समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं आपके, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अभी बच्चों देखिए, कहीं कहीं पर आप हिंदी अगर पढ़ने चाहेंगे, कोई यूट्यूब पे ही वीडियो निकाल कर देखेंगे या फिर कुछ टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे, तो कहीं कहीं पर समास का जो उल्लेख मिलता है 4 भी मिलता है। लेकिन आपकी जो कक्षा में है, जैसे फर्स्ट से लेकर, फर्स्ट में तो समास है ही नहीं, कक्षा छठी, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से समास स्टार्ट होता है, तो 6 से लेकर 10 तक का जो सिलेबस है उसके अंदर जो है समास है, वो उसमें हम कितना पढ़ते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। फिर भी अगर आपके टीचर जो भी सिखाए आप उसे भी मानिए, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया 6 है तो 6 ही होते हैं, 4 भी कहीं कहीं पर भी मिलता है, उच्चारण वर्णित किया गया है। तो समास के 4 भी भेद होते हैं, लेकिन आपकी टेक्स्ट, आपके जो सिलेबस में है वो 6 भेद होते हैं, और इसके ऊपर आपकी जो टीचर पढ़ाए आप उसे भी मानिए। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन से हो गए, अव्यय भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो बच्चों इसका टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हर एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 2 समास के बारे में पढ़ेंगे और इस तरीके से हम इसका कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अव्ययी भाव जो समास है, अव्यय शब्द से बना है। और अभी हमने जितने वीडियो देखे हैं, जितने वीडियो पढ़े हैं, देखा है आपने, उसमें सब में क्या पढ़ा है कि अव्ययी, अव्यय का अर्थ क्या होता है, जिसमें परिवर्तन ना हो, जिन शब्दों में परिवर्तन ना हो, जिसपे लिंग वचन काल क्रिया का किसी का प्रभाव ना पड़े, वो सब क्या क्या कहते हैं, अव्ययी भाव, अव्यय कहते हैं। तो बच्चों अभी जिस समस्त पद का पहला पद, अब पहला पद क्या है आपको पहले मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है। तो पहला पद अव्यय हो, जिससे समस्त पद भी अव्यय बन जाए, अव्यय बन जाए मतलब वो किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द के साथ अगर वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, तो वो उन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो, उपसर्ग भी होते हैं, आ जन्मो, ठीक है, तो ये सारे क्या है, उपसर्ग है, हो, अर्थात जिस समस्त पद में कोई एक पद अव्यय हो या उपसर्ग हो और कोई दूसरा पद संज्ञा हो, उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय भाव समास कहते हैं। इसे हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। बच्चों इसके अंदर एक और ऐड करना है, आप लोगों ने एक और चीज ऐड करना है, क्या क्या, कि ये कभी कभी 2 शब्द आते हैं एक साथ, जैसे घर घर, घर घर, बीच में योजक चिन्ह रहते हैं, दिन दिन, ठीक है,
ये भी याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि दिन दिन, घर घर, पल पल कविता में भी आता है, ठीक है, पल पल। तो जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो और बीच में योजक चिन्ह हो, अभी देखिए द्वंद्व समास में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी बीच में योजक चिन्ह रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा, एक बार वो पढ़ेंगे तो मैं क्लियर करूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर भी क्लियर करके चली जाऊं। सुख और दुख मतलब अपोजिट वर्ड रहेंगे, ठीक है। सुख और दुख, दिन और रात, इस तरीके से शब्द रहेंगे। लेकिन अगर एक ही शब्द की आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब होता है बार बार आना, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो, तो आराम से आंख बंद करके विश्वास करिए वो अव्ययी भाव समास ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, आराम से लिख सकते हैं आप। दूसरा, तो तीन चीजें मैंने बताई, क्या क्या चीज, एक तो उपसर्ग होना चाहिए, पहला पद उपसर्ग होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, या तो अव्यय होना चाहिए। जैसे ज्यादातर इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं, अगर आप कुछ लिख के याद भी कर लो, यथा होगा, प्रति होगा, ठीक है, सॉरी प्रति, ठीक है, यथा, प्रति, आ, घर घर का भी एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, और प्र, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी वर्ड है जो आ रहे हैं, ज्यादातर क्या हो जाएंगे, वो आपके अव्ययी भाव समासी हो जाएंगे। जैसे अब देखते हैं अब इसका विग्रह कैसे होता है, शक्ति के अनुसार। अब ये बताइए, ये जो है, ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, यहां से लेके यहां तक ये सारे चीजों को समस्त पद कहेंगे, समस्त पद। और ये कौन से समास में आ रहे हैं, देखो समास में तीन ही चीज होता है, एक आता है आपका समास के भेद, समास के भेद, समस्त पद, एक ये हो गया, ये दूसरा आपका समस्त पद हो गया, और तीसरा हो गया समास विग्रह, ठीक है, समास विग्रह। बोलो कि आप लोग ऊपर नीचे मैंने लिखा है, ठीक है, समास विग्रह। तो ये तीन चीजें होंगे एग्जाम के अंदर, तीनों में से कोई एक चीज दिया रहेगा, कोई भी, या तो समास विग्रह दिया रहेगा, आपको समस्त पद लिखकर उसके भेद बताने रहेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, ये हाफ हाफ मार्क्स के लिए रहता है, ये हाफ मार्क्स के लिए रहता है, ये हाफ मार्क्स के लिए, और ये दो अभी हाफ हाफ मार्क्स में आएंगे दोनों में से। अगर आपने समस्त पद लिख दिया और समास के भेद नहीं लिखे, तो क्या हो जाएगा, हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। इसलिए तीनों चीजों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ही जरूरी है, आपको आवश्यक है, ठीक है। तो समास के भेद, समास विग्रह और समस्त पद, तो इन सब को हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। ये जो लिखा हुआ ये सारे क्या है, आपके समास विग्रह है, ये सारे क्या है, आपके समास विग्रह है। और ये इसका टाइप, ये किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये हो गया अव्यय भाव समास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके, इस तरीके से तीन हो गए, ठीक है। अब देखिए, अभी यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, अभी हम आगे जाएंगे तो और भी बहुत कंफ्यूजन होने वाला है बच्चों की, कि यहाँ पर के आ रहा है, ठीक है। तो हम तत्पुरुष समास जब पढ़ेंगे तब उसमें भी के आएगा, तो आप कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि अव्यय भाव समास में पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है, ठीक है, ठीक है, और दूसरा पद संज्ञा होता है। ये ध्यान में रखना, जो भी नियम है इसके ध्यान में रखने हैं। तो इसका विग्रह होगा यथाशक्ति, मतलब जितना शक्ति हो गया, यथा मतलब होता है जितना, ठीक है। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, और इसको हम दिन दिन भी लिखेंगे तो भी करेक्ट है बच्चों, इसको अगर हम दिन दिन लिखेंगे तो भी ये सही है, किसी ये कोई भी इसे गलत नहीं कर सकता है, दिन दिन भी सही है और प्रत्येक दिन भी सही है। और एक आता है रातों रात, रातों रात, तो रात ही रात में, रात रात भी लिख सकते हैं हम इसको, या रात ही रात में, इस तरीके से हम इसका विग्रह कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका अव्यय भाव समास ही होगा। अभी प्रति वर्ष, हर वर्ष और प्रत्येक वर्ष, ये भी लिख सकते हैं हम इसको, हर वर्ष और प्रत्येक वर्ष भी लिख सकते हैं। आजन्म, जन्म से लेकर, जितने ही जन्म हुए होंगे, जन्म से लेकर, ठीक है। आजन्म क्या है, आ यहाँ पर उपसर्ग है। तो ये घर घर, देखो जितने मैंने रूल्स बताए सभी का एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप लोग देखिए, घर घर का क्या हो जाएगा, विग्रह क्या होगा, प्रत्येक घर, कौन सा समास, अव्यय भाव समास। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को समास। अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगले क्लास में हम आगे के इसके पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।